आज का हमारा विषय रहेगा स्नातक प्रथम वर्ष में चलने वाला जो नाटक है स्वप्नो वासव दत्तम। स्वप्नो वासव दत्तम नाटक महाकवि भास के द्वारा विरचित है। महाकवि भास साहित्य जगत के चमकते हुए वह सितारे हैं जिनका प्रकाश दूर देशांतर तक फैला हुआ है। महाकवि भास ने अपने 13 नाटकों की रचना की है और उन्हीं 13 नाटकों में स्वप्नो वासव दत्तम जो नाटक है उनमें से एक है। सबसे पहले महाकवि भास ने अपने नाटक को लिखने से पहले मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण किसी भी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। नाटककार हमेशा कोई भी साहित्यकार अपने ग्रंथ को लिखने से पहले किसी न किसी देवी देवता की स्तुति करता है। इसलिए महाकवि भास ने भी अपने नाटक स्वप्नो वासव दत्तम में बलराम जी की स्तुति की है, जिससे कि उनका नाटक बिना विघ्न के समाप्त हो जाए। स्वप्नो वासव दत्तम नाटक 6 अंकों का नाटक है। इसके नायक राजा उदयन है और नायिका वासव दत्ता है। इसके प्रमुख पात्रों की बात करें तो हम इसमें राजा उदयन, वासव दत्ता, मगध नरेश की बहन यानी पद्मावती, मंत्री योगननारायण और रुंडवान के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसमें स्वप्नो वासव दत्तम जैसा कि नाम से ही पता चलता है। स्वप्न माने सपना और वासव दत्तम यानी वासव दत्ता, सपने में वासव दत्ता। सपने में वासव दत्ता से मिलन होने के कारण इस नाटक का नाम स्वप्नो वासव दत्तम लिखा गया। कोई भी नाटक या किसी भी ग्रंथ को लिखने से पहले जब हम उसका नामकरण करते हैं, या तो वो नामकरण उसके नायक या नायिका के लिए होता है या उसके अंदर घटित होने वाली जो घटना होती है उसके ऊपर उसका नामकरण किया जाता है, जिससे कि नाटक की सार्थकता सिद्ध हो सके। ऐसे में इन्होंने महाकवि भास ने अपने नाटक में वासव दत्ता का सपने में मिलन हुआ है, इस कारण अपने नाटक का नाम इन्होंने स्वप्नो वासव दत्तम नाटक लिखा है। इसमें इसकी कथा इस प्रकार है कि कौशाम्बी के राजा उदयन का विवाह वासव दत्ता के साथ हो जाता है। जब उनका विवाह वासव दत्ता के साथ हो जाता है तो वह भोग विलास में इस तरह लिप्त हो जाते हैं कि उनका जो राज्य है सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंत्री योगननारायण जो है और रुंडवान के साथ एक योजना बनाते हैं। यदि राजा उदयन वासव दत्ता के साथ इस प्रकार भोग विलास में लिप्त रहेंगे तो जितना राज्य हमारा बचा हुआ है वह भी हमारा नष्ट हो जाएगा। इस योजना में वह वासव दत्ता को भी अपने साथ में लेते हैं और मिलकर के योजना बनाते हैं। एक बार राजा उदयन शिकार खेलने के लिए वन में चले जाते हैं। जब वो शिकार खेल कर के वापस लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी वासव दत्ता जो है जलकर मर गई और उनके साथ उनको बचाते बचाते जो उनका मंत्री था योगननारायण वहाँ पर वह भी जलकर मर गया। राजा उदयन को बहुत दुख होता है और वह बहुत शोक प्रकट करने लगते हैं और शोक प्रकट करते करते वह उसी आग में जलकर मरना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की जो जनता है उन्हें बचा लेती है। कथा आगे की ओर चलती है। जो मंत्री योगननारायण हैं वह वासव दत्ता को पद्मावती के महल में ले जाते हैं। पद्मावती के महल में ले जाने का एक ही उद्देश्य था कि वहाँ उनकी जो बहन, मतलब उनको बहन बना करके लेके जाते हैं, उनका एक ही उद्देश्य था कि वह वापस सुरक्षित रहेंगी। जैसे ही वो पद्मावती के महल में पहुँचते हैं तो वह राजकुमारी पद्मावती से कहते हैं कि यह मेरी बहन है और इसका पति परदेश गया है, मैं इसके पति को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, आप मेरी बहन की रक्षक बनेंगी। तो पद्मावती उनकी इस आग्रह को स्वीकार कर लेती हैं और वह उसके वहाँ जो राजमहल था उसमें रहने लग जाती हैं। वासव दत्ता पद्मावती के महल में अवंतिका के नाम से रहने लग जाती हैं। जो योगननारायण है वह अपनी बहन को छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। कथा आगे बढ़ती है और इस कथा के अंतर्गत ही जो पद्मावती हैं उनका विवाह राजा उदयन के साथ कराने की बात चलती है। जब उन्हें यह पता चलता है पद्मावती को कि उनका विवाह राजा उदयन के साथ कराया जा रहा है तो वह मन ही मन बहुत चिंतित भी रहती हैं और वह खुश भी होती हैं, क्योंकि वह महासेन के पुत्र के साथ महासेन जी के यहाँ विवाह नहीं करना चाहती थी और राजा उदयन के प्रति वह आसक्त थी, इसलिए वह राजा उदयन के साथ विवाह करना चाहती हैं। जैसे ही वासव दत्ता को इस बात का पता चलता है कि राजकुमारी पद्मावती का विवाह राजा उदयन के साथ किया जा रहा है तो उन्हें मन में बहुत दुख होता है। अब पद्मावती का विवाह दूसरे ही अंक में पद्मावती का विवाह राजा उदयन के साथ संपन्न होने की बात चलती है तो वासव दत्ता को मन ही मन में दुख होता है और वह अपने दुख को वहाँ प्रकट करना नहीं चाहती हैं और वह प्रमद वन में चली जाती हैं। इसके बाद जो है वासव दत्ता के लिए
दो प्रकार की माला गूंथने को दी जाती है। एक तो सपत्नी मर्दन की माला दी जाती है और एक अविधवाकरण की माला दी जाती है। वह अविधवाकरण की माला को तो पिरो देती हैं, लेकिन सपत्नी मर्दन की माला को नहीं पिरोती हैं। राजकुमारी पद्मावती का विवाह इस प्रकार राजा उदयन के साथ संपन्न हो जाता है। पुष्पक, भद्रक आदि जो ज्योतिष थे उन्होंने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि राजा उदयन का विवाह राजकुमारी पद्मावती के साथ किया जाएगा। राजा उदयन का विवाह पद्मावती के साथ करवाने का एक उद्देश्य यह भी था कि जो उनका राज्य छिन गया था उस राज्य को पाने के लिए मगध देश की सेना भी उनके साथ हो जाएंगी। इसके बाद वह प्रमद वन में होती हैं और प्रमद वन में जो है पद्मावती भी उनके पास आ जाती है। उसी बीच वो आपस में चर्चा कर रही होती हैं कि राजा उदयन और विदूषक के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। विदूषक वहाँ उनसे पूछते हैं कि आपको पद्मावती ज़्यादा प्रिय है या उस समय की वासवदत्ता। तो राजा उदयन एक शंका में फंस जाते हैं और वे ये कहते हैं कि वैसे मुझे पद्मावती बहुत प्रिय है, लेकिन वासवदत्ता में फंसे हुए मेरे मन को वो अभी तक अपनी ओर खींच नहीं पाई है। जब वासवदत्ता इस प्रकार के स्वामी के इस प्रकार के वचनों को सुनती है तो उन्हें बहुत खुशी होती है और वो अपने मन में यही सोचती हैं कि स्वामी ने मुझे अभी तक नहीं बोले हैं। इस प्रकार कथा आगे चलती रहती है और एक बार राजा उदयन को यह पता चलता है कि पद्मावती को सिर की पीड़ा हो गई है। वो उससे बहुत दुखी हो जाते हैं और वे मन ही मन सोचने लग जाते हैं कि जिस प्रकार मेरे को वासवदत्ता छोड़ के चली गई थी, कहीं पद्मावती भी मुझे छोड़कर नहीं चली जाए। और वह उनसे मिलने के लिए समुद्र गृह में जाते हैं। समुद्र गृह में उनकी सैया लगाई हुई होती है। जैसे ही वह उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं तो वहाँ उनको कोई भी नहीं दिखता है। तो वहाँ वह उस कक्ष में जाते ही उस सैया पर लेट जाते हैं। विदूषक उनको मनभावन कहानियाँ सुनाता है और कहानियाँ सुनाते सुनाते उनको नींद आ जाती है। नींद आने के पश्चात नींद आ जाती है और उसी पल जो है उनको एक सपना आता है कि उनका सपने में उनका वासवदत्ता से मिलन हो रहा है। उसी क्षण वासवदत्ता भी उसी कक्ष में पद्मावती को देखने के लिए आती हैं और पद्मावती को वो ये सोचती हैं कि सोया हुआ जो व्यक्ति है वह पद्मावती ही होंगी। इस प्रकार वह उन्हीं के बगल में जाकर के सो जाती हैं। राजा उदयन की जो भुजा है वह अपने बिस्तर से नीचे की तरफ लटक जाती है। तब रानी जो थी वासवदत्ता, उनको यह मालूम चलता है कि यह पद्मावती नहीं है, ये तो राजा उदयन है। तो वह उनकी भुजा को यथा स्थान रख देती हैं और डर से वहाँ से चली जाती हैं। राजा उदयन उसी समय सपना देख रहे होते हैं तो वो यही नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ वासवदत्ता आई थी या मैं सपना देख रहा था। इस प्रकार वो वहाँ से चली जाती हैं। चलने के बाद उन्हें यह मालूम होता है कि मगध नरेश उनको यह सूचना देते हैं कि आपका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया है। खोया हुआ राज्य वापस मिल जाने की सूचना राजा उज्जैनी के राजा को जब पता चलती है तो वह कांचुकी और धायमा को वहां उनको बधाई देने के लिए भेजते हैं। कांचुकी और धायमा जब वहां प्रवेश करते हैं तो वह अपने साथ वासवदत्ता और राजा उदयन का विवाह चित्र भी लेकर के आते हैं। वह विवाह चित्र उनको भेंट करते हैं और जैसे ही वह विवाह चित्र उनको भेंट करते हैं पद्मावती ये कहती हैं कि इस प्रकार के रूप वाली स्त्री तो हमारे यहाँ भी रहती हैं। तो राजा उदयन कहते हैं कि जल्दी ही उनको यहाँ बुलाया जाए। उनको जब बुलाया जाता है तो राजा उदयन उन्हें पहचान जाते हैं कि ये तो मेरी वासवदत्ता है। इस प्रकार राजा उदयन का वासवदत्ता के साथ मिलन हो जाता है। मंत्री योगंधारायण भी अपनी बहन को लेने के लिए वह पहुँचते हैं तो उन्हें मन ही मन यह डर लगता है कि ऐसा ना हो कि राजा उदयन मुझसे क्या कहेंगे। तो राजा उदयन के सामने जब वो पहुँचते हैं तो वह वासवदत्ता के साथ अपनी बात को बताते हैं कि आपका राज्य छिन गया था, इस प्रकार हमने आपके साथ मिलकर के ये योजना बनाई और इस योजना में हम सफल भी हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भास जी हैं उन्होंने अपने नाटक यानी स्वप्न वासवदत्तम की सार्थकता को सिद्ध किया, क्योंकि सपने में ही उनका वासवदत्ता के साथ मिलन हुआ।